नशीला पदार्थ होता क्या है? जिसके हम आदी हो जाते। आपको लगता है अस्वस्थ आदत है तो आपको पैर पटकना है। भावनाओं का प्रबंधन। साथी कौन होता है? हिंसा क्या है? किसी की मर्जी के बिना कोई काम करवाना हिंसा है। नवचेतना स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और ड्रग की शिक्षा पर एक नई चेतना। उद्देश्य, इस सत्र के अंत तक छात्र सक्षम होंगे यह समझने के लिए कि ड्रग्स क्या है, लाइसेंस और अवैध दवाओं के बीच अंतर और साइको एक्टिव ड्रग्स की 3 मुख्य श्रेणियों से अवगत होंगे। शराब के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में सामान्य समझ रखने के लिए, तंबाकू के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सामान्य समझ रखने के लिए, वाष्पशील पदार्थों इनहेलेंट के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सामान्य समझ रखने के लिए। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। तो आज का हमारा विषय है बुनियादी ड्रग शिक्षा। आज के टॉपिक में हम लोग ड्रग के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं, जब हम नशीले पदार्थ के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, या नशीले पदार्थ को आप कैसे जानते हैं? नशीला पदार्थ होता क्या? टोबैको। अच्छा, और कोई? सिगरेट। और कोई? अफीम। सर बहुत सारी दवाइयों में भी सर ड्रग्स का यूज़ होता है सर। सर बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, उनमें भी सर ड्रग्स का यूज़ होता है सर। तो आप कह रहे हैं कि दवाएं, इसको भी हम नशीला पदार्थ कहते हैं। सर जो हेल्थ के लिए हमारे बहुत ज़्यादा खराब होते हैं वो पदार्थ, जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, आपके हिसाब से वो ड्रग है? यस सर, जिसके हम आदी हो जाते हैं, जिसके बिना रहना हमारा मुश्किल हो जाता है। तो नशीला पदार्थ अगर हम देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको एक तरीके से डिफाइन करता है, एक तरीके से इसकी परिभाषा लेकर आता है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन के हिसाब से चलें, उसकी परिभाषा बताई गई है उसके हिसाब से अगर चलें, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो भोजन और पानी को छोड़कर शरीर में लेने पर उसके शरीर के जो काम करने का तरीका है, अगर उसमें बदलाव आता है, हमारा मूड, हमारे सोचने की क्षमता, अगर उसमें बदलाव आता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग नशीला पदार्थ कहते हैं। अब आप बताइए कि आपका मस्तिष्क कहाँ है? आप धीरे से टैप करके बताइए कि आपका मस्तिष्क कहाँ है। ये हमारा मस्तिष्क है, बहुत बढ़िया। हमारा मेरुदंड कहाँ है? रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वो कहाँ है? तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करती हैं, और इसको अगर हम मिला दें तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है? तो जो नशीले पदार्थ होते हैं वो इन दोनों अंगों पर काम करते हैं, हमारे मस्तिष्क पर काम करते हैं और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर काम करता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं साइको एक्टिव ड्रग्स की। साइको एक्टिव ड्रग्स एक व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, उसको प्रभावित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क और मेरुदंड से बना होता है, जो हमारे शरीर के गति और हमारे सोचने के तरीके को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। ऐसे ड्रग्स हमारे मस्तिष्क पर असर करते हैं और इससे एक व्यक्ति की मनोदशा और उसका सोचने का तरीका या उसके व्यवहार पर असर हमें देखने को मिलता है। जैसे आपने बहुत सारी यहाँ पर नशीले पदार्थ की कैटेगरीज बताई, तो 3 तरीके का वर्गीकरण हम लोग जनरली होता हुआ देखते हैं। एक है डिप्रेसेंट बोलते हैं, या उसको आप अवसाद के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है स्टिमुलेंट, जिसको हम लोग उत्तेजक पदार्थ के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है हेलुसिनेशन। तो ये 3 कैटेगरी है या 3 वर्ग हैं जिसके अंदर अलग अलग जो नशीले पदार्थ हैं उसको हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ आपने यहाँ पर हमें शुरू में एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब
समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो डिप्रेसेंट हैं या जिसको अवसाद कहते हैं, उसका हमारे शरीर पर किस तरीके का असर देखने को मिलता है। तो जो डिप्रेसेंट होते हैं या अवसाद होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के काम करने की जो गति होती है उसको वो धीमा कर देते हैं। उसका उल्टा जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क के काम करने की जो गति है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है। और तीसरा जो हेलुसिनेशन है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको अगर लिया जाए तो आपके देखने, सुनने और सूंघने की जो क्षमता होती है उसमें बदलाव आ जाता है। आप विचित्र तरीके से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, सूंघना शुरू कर देते हैं या सुनना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग वर्ग हैं जिसके अंदर आपको हर नशा जिसकी आपने शुरू में चर्चा की है उसको आप वर्गित होता हुआ देखेंगे या उसको आप कैटेगराइज होता हुआ देखेंगे। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो दवाएं हैं या जो नशीले पदार्थ हैं उसको अगर हम वैध और अवैध की कैटेगरी में बांटें तो किस तरीके से उसको वर्गित करेंगे या किस तरीके से उसको कैटेगराइज करेंगे। तो कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ जो आपको लगता है वैध है, कानूनी तौर पर मान्य है, कौन सा है? दवाइयाँ। दवाइयाँ, बहुत अच्छा। सर शराब। शराब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भांग। भांग। हेरोइन। हेरोइन। सर जो दर्द में आराम दे वो सर। ऐसी दवाएं जो दर्द में आराम देती हैं। सर सिगरेट भी है। सिगरेट आपके हिसाब से वैध है? सर बियर, प्राकृतिक औषधि से। प्राकृतिक औषधि। तो इस तरीके से कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे कानून के हिसाब से वैध हैं और कुछ नशीले पदार्थ ऐसे हैं जो अवैध हैं। तो एक वैध दवा को अगर हम परिभाषित करें तो वैध दवाएं एक तो निश्चित उम्र के लोगों के लिए और चिकित्सा के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ दवाएं लिखी जाती हैं और हमें कहा जाता है कि आपको इन दवाओं को इतने दिनों तक इस डोज में लेना है। और फिर जब हमारा डोज और जितने दिनों के लिए उसको लेने के लिए कहा जाता है ख़त्म होता है, या तो डॉक्टर से हमें दोबारा मिलना होता है फॉलोअप के लिए या हम उस दवा को उस दिन लेना बंद कर देते हैं। यही तरीका होता है। तो एक बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें खुद डॉक्टर नहीं बनना है, खुद दवा अपनी मर्जी से नहीं लेनी है। जब तक कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हमें दवा नहीं लिखता है तब तक हम दवा खुद नहीं लेंगे, क्योंकि संभावना है कि जो दवा आपके शरीर पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला था उसका कहीं ना कहीं नुकसान आपके शरीर पर हो सकता है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों ने कहा शराब, सिगरेट, बीड़ी, इन सब पदार्थों का इस्तेमाल एक उम्र से ऊपर के लोगों के लिए हमारे कानून के तहत वैध माना जाता है। तो आप अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो हर एक राज्य में इसकी एक समय सीमा तय की गई है। तो 18 साल से ज़्यादा उम्र के अगर हैं तो आप शराब खरीद सकते हैं, सिगरेट खरीद सकते हैं, बीड़ी खरीद सकते हैं। उससे कम उम्र के हैं तो आपको इसकी इजाज़त नहीं है। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस के साथ कुछ पदार्थों को वैध माना गया है। अब इसके अलावा जो बाकी बचा वो सारी की सारी दवाएं जो होती हैं वो इलिसिट या अवैध दवाएं होती हैं। उसका सेवन या उसका खरीद फरोख्त, ये सब हमारे कानून के अंदर इलीगल माना जाता है, अवैध माना जाता है और उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। जैसे हमने अभी हेरोइन की बात की, हेरोइन हमारे लिए एक अवैध दवा है। अब आप मुझे बताइए, जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, जिस समुदाय में आप लोग रहते हैं, वहाँ पर अमूमन किस तरह के तरीके के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल आप लोग होता हुआ देखते हैं? सर बियर, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटके। गुटका। फेस्टिवल पे या ओकेजनली हुक्का पीते हैं। हुक्का। तम्बाकू, छैनी। तम्बाकू। सर गांजा। गांजा, बहुत बढ़िया। सर फ्लूइड। पीवीसी पाइप का जो सुलोचन होता है उसे भी सूंघ के लोग नशा। सुलोचन।
अब इनमें से अगर मुझे वैध और अवैध की कैटेगरी में बांटना हो तो आप वैध किसको मानते हैं? कौन कौन से वैध हैं इसमें? सर शराब, सर बीड़ी सिगरेट, बीड़ी सिगरेट, और सर बियर हो गई, बियर भी आ गया, और सर तम्बाकू, तंबाकू आ गया, सर गुटखा, गुटखा आ गया, सर सुलोचन, सुलोचन, सर हुक्का, हुक्का, सर चेनी खेनी। चैनी खैनी। सर बस इतना ही सर फ्लूइड का भी सर लोग गलत यूज़ करते हैं सर, पर वो भी है सर, गलत इस्तेमाल करते हैं। सर सुलोचन अवैध है। सुलोचन अवैध है, ठीक है। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है, इनका कहना है कि सुलोचन अवैध है, ठीक है। तो अभी हम लोग वैध और अवैध पदार्थों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अभी हम लोग उसको दोनों वर्गों में अलग अलग रख कर देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो कि वैध कौन से हैं और अवैध कौन से हैं। तो आपने शुरू में कहा था तंबाकू एक वैध पदार्थ है जिसका इस्तेमाल कानूनन हम कर सकते हैं, बशर्ते कि जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करने वाला है एक उम्र सीमा के ऊपर हो। उसी तरह से आपने शराब की बात की थी, तो शराब भी हमारे यहाँ वैध माना जाता है अगर हम एक तय उम्र सीमा के ऊपर के व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं। एक चीज़ हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि जो एक राज्य में वैध है हो सकता है दूसरे राज्य में अवैध हो। उदाहरण के तौर पर आपने बिहार के बारे में सुना होगा, गुजरात के बारे में सुना होगा। ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर शराब का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। जितने भी हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट्स की बात की थी, जैसे आपने सुलोचन की बात की, जैसे आपने फ्लूइड की बात की, ऐसे पदार्थ जो आसानी से उपलब्ध होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग वैध मानते हैं। सॉल्वेंट, वैध में आ गया। फिर आपने भांग की बात की थी, भांग भी हमारे हिंदुस्तान में वैध पदार्थों की कैटेगरी में आता है। और जैसा मैंने पहले चर्चा में कहा, चूँकि ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका इस्तेमाल आप होता हुआ समाज के बीच में देखते हैं। जैसे हेरोइन की बात हुई थी या अफीम की बात हुई थी, तो अफीम का कोई भी प्रकार, चाहे वो हेरोइन हो, स्मैक हो या और भी कोई डेरिवेटिव हो अफीम का, उसको हम हमेशा अवैध मानते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, इसका इस्तेमाल हमेशा आपको अवैध ही माना जाएगा। उसके बाद फिर हमने स्टिमुलेंट की बात की थी, उत्तेजक पदार्थों की बात की थी, और उसके अंदर जैसे कोकीन है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग अवैध नशीले पदार्थों के बीच में होता हुआ देखते हैं। स्टिमुलेंट में एक प्रकार है जिसको हम लोग एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट कहते हैं, इसकी आपने बात सुनी होगी। ये सारे ऐसे ड्रग हैं जो अवैध नशीले पदार्थ की श्रेणी में आप इसको देखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं जो होती हैं वो हमेशा वैध मानी जाती हैं। दर्द की दवा, या कोई भी ऐसी दवा जिसका इस्तेमाल हम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं, वो सारी की सारी दवाएं वैध मानी जाती हैं। अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखने की बात है, जितनी भी दवाएं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उनमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। और हम सबको लगता है कि अगर मुझे कोई बीमारी हुई है तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी दवा ले सकता हूं। ऐसा हमें हरगिज नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हर दवा का अपना हमारे शरीर के ऊपर नुकसान होने की संभावना या उससे नुकसान मिलने की संभावना होती है। और उससे बचने के लिए हम हमेशा जब भी दवा का इस्तेमाल करें, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड दवा का ही हम इस्तेमाल करें, और जितनी क्वांटिटी में और जितने दिनों के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तब तक करें, उसके बाद उसका इस्तेमाल हम बंद कर दें। तो सेल्फ मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं, स्वतः अपनी इच्छा से कोई भी दवा लेना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, बिकॉज उसका शरीर पर नुकसान आपको देखने को मिलेगा, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी दवा हमें नहीं लेनी है।